आपसे भी अनुरोध है कि प्रश्नोत्तरी काल में आप भी हिंदी में ही बोलिएगा। ये वस्त्र परिधान और हिंदी में वार्तालाप ये सब क्या है? तो अपने त्योहारों का, अपनी परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का और अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति हमारा सबका आदर है और प्रेम भाव है, उसी की ये अभिव्यक्ति है। आप ये डेकोरेशन भी देख रहे होंगे, नवरात्रि की वजह से ये सब किया हुआ है। युवाओं का वार्तालाप है तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ नया नया करते रहना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते रहते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो युवा वक्ता है पायल शाह, उनका हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पायल जी, आपका स्वागत है। पायल जी के बारे में मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, पायल जी इसी पुस्तकालय की बेटी है। आज से करीबन 6 साल पहले उन्होंने युवा वार्तालाप दिया था। पुस्तक थी कृष्णायन, काजल ओझा वैद्य की। तब उन्होंने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की थी उस पुस्तक की। आज वह दूसरी बार युवा वार्तालाप देने जा रही है। पायल जी के बारे में एक और उनकी जो विशेषता है कि वह एक अच्छी स्वयं सेविका है। इस पुस्तकालय के छोटे बड़े प्रकल्पों में वह यथाशक्ति सेवादान करती रहती है। तो ऐसी युवा प्रतिभा पायल जी आज बहुत ही सुंदर पुस्तक रावी पार, जो गुलजार की उर्दू कहानियों का हिंदी में अनुवाद है, उसके बारे में वो बात करने वाली है। इस पुस्तक के लेखक है गुलजार। इस सभाखंड में गुलजार के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी गुलजार को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो यह जो पुस्तक है रावी पार, वो गुलजार जी के उत्तम कहानियों का संग्रह है। यह पुस्तक का गुजराती अनुवाद इस पुस्तकालय में उपलब्ध है, तो आप वह पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं मानसी जी को कार्यक्रम आगे बढ़ाने की विनंती करता हूँ। आइए मानसी जी, धन्यवाद। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच जो वक्ता है, वक्ता का थोड़ा परिचय देखेंगे। पायल शाह। पायल शाह एक कंटेंट राइटर है। बीकॉम की डिग्री लेने के बाद सीए फाइनल की तैयारी कर रही थी, लेकिन शब्दों ने उन्हें चुन लिया। फिलहाल वह फ्रीलांसर है और साथ ही पढ़ने, कलाकृतियाँ बनाने तथा फिल्में देखने का शौक रखती है। तो ये था पायल शाह का परिचय। अब मैं प्रीतिबेन से निवेदन करूंगी कि आप आइए और भेंट पुस्तिका पायल जी को अर्पण करें। पायल को जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी युवा वार्तालाप में जो हमने एक शुरुआत की है, गमतानो करिए गुलाल अंतर्गत माहिती समीक्षा, उसके अंतर्गत कुछ देखेंगे। इस महीने में हमारे लिए जो महत्व कथा देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध से जुड़ी है। महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली, कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से उन्होंने अमरत्व का वरदान लिया था। यह वरदान में उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों हो सकती थी। यह वरदान पाकर महिषासुर ने धरती, स्वर्ग और पाताल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की कि जिसके परिणाम स्वरूप देवी दुर्गा का प्रागट्य हुआ। देवी दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन और रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाई जाती है, जहां 9 दिनों तक देवी के 9 रूप की पूजा होती है। उस 9 रूप के अंतर्गत नवरात्रि का पहला दिन वो था माँ शैलपुत्री के अंतर्गत, दूसरा रूप था माँ ब्रह्मचारिणी, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, उसमें माँ का स्वरूप है चंद्रघंटा। ये माँ का सौम्यता और शक्ति का अद्भुत मिश्रण है।
ऐसी लोक कथा है कि जब शिव भगवान शादी के लिए गए थे और अपने बहुत ही भयानक रूप में शादी के मंडप में पहुंचे थे, उस टाइम पे माता ने अपना ये स्वरूप धारण किया था और अपने सिर पे अर्धचंद्र का रूप डाला था और उसी रूप में इस दिन में महिषासुर से युद्ध भी किया था। तब से माँ का नाम हुआ है चंद्रघंटा। इससे अधिक और मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे यहाँ कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। उसमें से दो नवरात्रि तो हमें पता ही है। एक है चैत्र नवरात्रि कि जो मार्च और अप्रैल में आती है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, और जिसके बाद रामनवमी भी हम मनाते हैं। उसके बाद आती है शरद शारदीय नवरात्रि कि जो अभी सितंबर नवंबर मतलब शरद ऋतु में आती है, और दशहरा जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 2 गुप्त नवरात्रि, एक आएगी माघ गुप्त नवरात्रि जो जनवरी फरवरी महीने में आएगी, और उसके बाद दूसरी है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो जून जुलाई महीने में आती है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 4 नवरात्रि है, जिसमें 2 ज़्यादा ही प्रचलित है और 2 गुप्त नवरात्रि इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। थैंक यू। अब मैं हमारी वक्ता पायल को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और आपका वक्तव्य शुरू कीजिए। यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुलजार साहब को कौन नहीं जानता। अगर आपने बीड़ी, नमक, दिल तो बच्चा है जी ऐसे गाने सुने तो आप उनसे वाकिफ़ है। ये गाने उन्होंने ही लिखे हैं। गुलजार साहब का जन्म 1936 में दीना पाकिस्तान में हुआ था। फिर उनका लालन पालन हुआ दिल्ली में, और फिर चले गए वे मुंबई। और मुंबई के फिल्म जगत में जो उनकी कहानी और लेखन का सफ़र शुरू हुआ, तो उन्होंने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया, शायरियाँ भी लिखी, और गीतों से तो हम सभी परिचित हैं ही। आज मैं जब बात करने जा रही हूँ उनका उर्दू से हिंदी में अनुदित पुस्तक रावी पार। इसमें हिंदी अनुवाद में अलग अलग 25 या 28 कहानियाँ हैं। उसमें से आज मैं प्रयत्न करूँगी कि 3 से 4 कहानियाँ आपको सुना सकूँ। मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ और ना ही कोई स्पिरिचुअल लीडर। मैं आपको कोई सीख नहीं देने आई हूँ, मैं आपको कहानियाँ बताने आई हूँ। तो मैं बस आपको कहानियाँ बताऊँगी, उसका मर्म समझना वो आपके हाथों में है। पहली कहानी है उस समय की जब इंसान गुफाओं में रहता था, जंगलों में, कबीलों में। आग का इजाद तो अभी तक हुआ नहीं था। तो जब पहली बार आग से उसका आमना सामना हुआ होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से उन्होंने उस आग को समझा होगा, उसी के बारे में ये पहली कहानी हाबू की आग। आग खेलने की चीज़ नहीं है, पकड़ो तो काट लेती है, मांस नोच लेती है। आग जानवर है। आग जानवर भी है, पक्षी भी है, पतंगा भी है। छोटा सा पीला सा अगर छुओ तो काट ले। आज से कुछ 15 लाख सालों पहले की बात है। तब इंसान पेड़ों पे बसर करता था, जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में रहता था। इंसानों और जानवरों में ज़्यादा फर्क नहीं था उस वक्त। इंसान जानवरों का शिकार करते और जानवर इंसानों का, जो जिसको पहले मार दे। दोनों बड़े बड़े झुंड बनाकर घुमा करते थे। उस वक्त एक कबीले में एक इंसान रहता था हाबू नाम का। वो कुछ इस तरह सोचता, ये रात क्यों होती है, ये सूरज कहाँ चला जाता है, और जब दूसरी सुबह आता है तो उस तरफ से क्यों आता है कि जहाँ समंदर है, पहाड़ों के उस पर सही में उसका घर होना चाहिए, पर कहाँ से जाता है, दिखाई तो नहीं देता, ज़रूर नंगा जाता होगा ना, इसलिए।
वो सोचता कि अगर मुझे पता चल जाए तो उसे मिलने जाऊंगा, एक खाल भी लेके जाऊंगा और उसको बोलूँगा कि यहीं पहाड़ों पे अपना घर बना ले ताकि दिन में भी रोशनी रहे। इंसान और जानवर में तब एक ही फ़र्क था, इंसान सोच सकता था और जानवर सोच नहीं सकता था। रात को वो तारों की तरफ देखा करता, उसे लगता ये चांद सही में सूरज का बेटा होना चाहिए या फिर छोटा भाई, ये तारे उसका कुनबा होगा और सूरज उसके कबीले का सरदार। वो उसके दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल आते। उसको लगा कि उसकी माँ ज़रूर जानती होगी उनके बारे में। वो उसकी माँ के पास गया। उसकी माँ ने कहा खाबा को ज़रूर पता होगा, तू उससे जाके पूछ। तू बाखा से जाके पूछ। बाखा उनके कबीले का सरदार था। सबके खाने पीने का और उनकी हिफाजत का इंतज़ाम बाखा किया करता था। बाखा ने उसे बताया कि वे सब देवता है, आसमान में रहते हैं। बाखा ने पूछा कि तो क्या वहाँ जंगली जानवर होते हैं? नहीं होते। तो वो खाते क्या है? नहीं खाते। तो नहीं खाते तो मर नहीं जाते? नहीं। उसके दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल आते और गायब हो जाते। आधे तो उसको याद भी नहीं रहते थे। वो सोचता कि बच्चे सिर्फ औरतों के क्यों होते हैं, वो उसको भी एक बच्चा करना था। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं उड़ सकता तो किसी जानवर का खतरा ही नहीं है। वो एक दिन पेड़ पे जाकर बैठ गया और वहाँ से छलांग लगाई उड़ने की चाह में, और वो सीधा ज़मीन पे आकर गिर गया। और इस हरकत के लिए बाखा ने उस पर एक लात जमा दी। सब उस पर बहुत हंसे, सिर्फ उसकी माँ को उस पर तरस आया था। एक रात बहुत बारिश हुई। जुम्बी ने पूछा ये बारिश क्यों होती है? हाबू ने कहा उस पर आसमान में ऊपर देवताओं का कबीला है, वो सब साथ में जब मूतने जाते हैं तो बारिश होती है। हाबू फौरन बोल पड़ा हाबू तेरे अंदर बहुत इल्म है, तू एक दिन बड़ा होकर ज़रूर इस कबीले का सरदार बनेगा। उम्र बढ़ती गई और हाबू का ज्ञान बढ़ता गया। वो जब तक अपने सवाल करता था तब तक ठीक था, पर अब उसने जवाब भी खुद ही ढूंढने शुरू कर दिए थे। और जब से उसने सवालों के जवाब भी खुद ही ढूंढना शुरू कर दिए थे, बस्ती में उसका खूब रौब चढ़ता था। उसने बिजली कड़कने का भी एक रीज़न बताया था। वो बोला था कि आसमान में जब देवता लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो जब उठा पटक में हड्डियाँ टूट जाती है तो बिजली कड़कती है। हाबू ने अक्सर देखा था कि कौवा हाथे की पीठ पर बैठ के सैर करता रहता है, ना उसके कान हिलाने से जाता है ना पूंछ हिलाने से। उसको हाथी पालने का बड़ा शौक था। एक हाथी था, वो अक्सर जंगल की ओर जाया करता, नदी में जाता, वहाँ नहाता और वापस से आ जाता। उसने सोचा कि क्यों ना उसे पालतू बनाया जाए। वो एक डाल पर चढ़कर बैठ गया। हाथी जब वहाँ से गुजरा तो उसके ऊपर जाके बैठ गया। हाथी के लिए एक नया तजुर्बा था। वो बौखला गया, वो भागने लगा, घूमने लगा, और जब कुछ ना हुआ तो समंदर पूरे जंगल में भागने लगा। और हाबू ने बहुत मज़े लिए और वापस से एक डाल पर फुदक के चढ़ गया। और उसी तरह दूसरे तीसरे दिन भी किया। 2-3 रोज़ बाद जब हाबू नहा रहा था उसके दोस्तों के साथ समंदर में, तब वो हाथी वहाँ आ गया। उसने हाबू को सूंड से पकड़ा और अपनी पीठ पर बिठा लिया। सारे दोस्त उसके डर कर भाग गए। हाथी ने सूंड से उस पर पानी फुटकारा। हाबू कुछ अपने होश संभालता उससे पहले वो गहरे पानी में चला गया था। जब हाथी उस पर पानी फुहारता, खेलता, और हाबू कुछ समझे ना समझे उससे पहले उसने देखा कि हाथी उससे लड़ नहीं रहा है, हाथी उसके साथ खेल रहा है। वो भी खेलने लगा। कबीले वाले आए और उसने देखा कि जो जानवर इतना खूंखार है उससे हाबू ने दोस्ती कर ली। आज तक उस इंसान के जहन में आया भी नहीं था कि ऐसे जानवर को पालतू भी किया जाता है। तब तो हाबू की धाक ही बैठ गई। इंसान को सर्दी और गर्मी का एहसास तो था, पर उसे ये नहीं पता कि ठंडी क्यों लगती है,
वो उतनी गर्मी में गर्मी क्यों लगती है। बारिश से बचने के लिए वो गुफा में तो रहता था, पर उसको समय नापना अभी तक आया नहीं था। उसे ये पता था कि ठंडी पहले भी लग चुकी है, बारिश पहले भी आई है और ये बर्फ़ पहले भी गिरी हुई है। एक साल सर्दियों के दिनों में बड़े ज़ोर की बिजली हुई। हाबू ने ये पहले भी देखा था। जब बिजली होती तो पूरे जंगल में रोशनी हो जाती कि जैसे दिन का समय हो। सब कुछ ऐसा ही नज़र आता जैसे दिन में नज़र आता है। पर उस दिन जो बिजली कड़की इतनी ज़ोर से कि उसके कान ही फट गए। वो बिजली ज्यों की त्यों एक पेड़ पर उतर आई। एक जानवर पेड़ पर बैठा बैठा पेड़ खा रहा था। जैसे ही उसकी डालियाँ टूट टूट कर नीचे गिरती, वो जानवर भी नीचे आता जाता था। वो जानवर, उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। उसका नाम आग था। आग का नाम आग कब पड़ा पता नहीं, और आग नर से मादा कब हुआ ये भी पता नहीं, पर पहले तो वो एक नर जानवर ही समझा गया था। जो पेड़ जल रहा था उसके आसपास भी बहुत सारे पेड़ थे। हाबू ने पूछा कि ये पेड़ क्यों नहीं खा रहा, शायद उसे दिखा नहीं होगा। उसने बाखा से पूछा। बाखा ने तरमीम दी, ये सूखे पेड़ पौधे खाता है। पर ये जानवर बड़ा अजीब था। दूसरे जानवर तो शिकार करते, अपना शिकार खाते और चले जाते। ये जानवर तो पूरी रात बैठकर पेड़ ही खाता रहा, ना कहीं जाता और ना इसकी भूख कम होती। हाबू को और एक बात अजीब लगी। दूसरे जानवर तो खाने से मोटे होते हैं, ये तो छोटा होता जा रहा था। बाखा ने कहा कि ये जानवर ज़रूर आसमान से उड़ रहा था और पेड़ देखा तो खाने लग गया। और उसने सोचा कि अब पहले तो कभी उड़ते देखा नहीं। बाखा ने फिर तरमीम दी कि ज़रूर ये देवताओं के आसमान से उतर के आया है। वैसे भी आज भी जो चीज़ें इंसान को समझ में ना आए उसको खुदा का करिश्मा कहने का तौर तो है ही। अब बाखा को खुद भी अपनी अपनी बातों पर थोड़ा यकीन तो होने लगा था। जुम्बी का कहना था कि वो शेर की तरह खा के सो रहा था। टुम्बी को बड़ी दड़ी जमाने की आदत थी। वो बोला, सो रहा है तो क्या हुआ, मैं जगाता हूँ। वो जैसे ही उसको छू के उठाने गया, आग ने काट लिया। जलने की फीलिंग तो पहले थी ही नहीं, उसको लगता था कि इसने काट लिया। उन्होंने देखा कबीले वालों ने कि उसके हाथों में छाले पड़ गए और आग ने उसके बाल भी खा लिए। ये उनके लिए एक नया अनुभव था। टुम्बा अभी तक चिढ़ा हुआ था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक टहनी ली और उसकी आग के पेट में दे मारी। आग सब डर के पीछे हट गए। थोड़ी देर आग चुप रहा, पर जहाँ वो टहनी उसके पेट पर लगी थी वो वहाँ से काली होने लगी थी। थोड़े बाद आग उस पर झपट लिया। टुम्बी ने डर कर छड़ी दूर फेंक दी, पर दूर फेंकते फेंकते उसकी खाल भी उसमें उलझ गई और वो भी नीचे गिर गई। आग ने खाल भी खा ली और डाल भी खाने लगा। सब भौचक्के होकर देखने लगे। ये जानवर तो फिर से बड़ा हो गया और ये तो सब खा लेता है। ये सोच के 2-3 इंसानों ने 2-3 पत्थर उठाए और उस पर दे मारे। पत्थर काले हो गए पर वो खा नहीं सका। हाबू ने कहा कि ये उसके दांत नहीं है ना, इसलिए ये काला तो कर दिया पत्थर को, पर उसके चबाई नहीं गए। और सबको हाबू की बात समझ में आ गई। हाबू को और एक बात समझ में आई, उसके बहुत सारे मुंह है और वो कई तरफ से खाता है। और ये कि उसके पैर नहीं है, जितना दो तो खा लेता है और अगर खाना ख़त्म हो जाए तो वो भी मरने लगता है। और जब से हाथी पाला था, हाबू को शेर पालने का बड़ा शौक था। उसका दिल आग देखकर ललचा गया। उसने आसपास से 2-3 टहनियाँ लाई और आग में डाल दी। उसने बाखा से कहा कि मैं आग पालूंगा। सबने कहा कि तू क्या करेगा इस आग को पाल के? उसने कहा कि देखो ना, ये
आग जहाँ जब तक यहाँ है पूरे कबीले में रोशनी रहती है, और तो और जंगली जानवर भी पास नहीं आएंगे। हमारी हिफाजत के लिए कितना अच्छा था। सब ने हामी भर दी। दरअसल बात ये थी कि हाबू की सूझबूझ के आगे कोई ज़्यादा बोलता नहीं था। हाबू के कबीले वालों ने उसकी बात मान ली। वो जहाँ जहाँ जाते शिकार करते तो थोड़ी सी पेड़ पे टहनियाँ चुनकर लाते और आग खिलाते रहते। उनका बहुत जी चाहता कि उनको उससे प्यार करे, उसको फुटकारे, पर जब भी उन्होंने ये प्रयत्न किया आग ने काट खा लिया। पर एक दिन एक हादसा हुआ। एक दिन बहुत बारिश हुई और आग सब ने उस सुनहरे पीले जानवर को सी सी करते मरते देखा। पहली बार उन्होंने धुआं देखा तो उन्हें लगा कि ये ज़रूर आग की जान होगी, वो उठकर ऊपर जा रही है। और अब तो उनका ये ख्याल और भी पक्का हो गया कि वो देवताओं का कोई जानवर है। जो राख रह गई थी उसे देख के उन्होंने सोचा कि ये आग का जिस्म होगा। हाबू ने कहा कि अगर ये इसकी जान है तो हमारी जानें क्यों नहीं दिखाई देती। डुम्बी को उसमें तर्क तो दिखा, पर उसका जवाब तो उसके पास था नहीं। लेकिन ये सवाल इंसान के जहन में हमेशा के लिए घर कर गया। इंसान की जान मरने के बाद आखिर जाती कहाँ है। ये थी पहली कहानी, हाबू की आग। दूसरी कहानी है विभाजन के दौर की, जब इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो रखा था। उसको सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, विनाश। हिंदू मुसलमानों को मारते, मुसलमान हिंदुओं को। लेकिन पता कैसे लगा है कि वो इंसान हिंदू है या मुसलमान? इस अनिश्चितता से कैसी कैसी परिस्थितियां हो सकती है उसकी बात है खौफ में। खौफ से नसें तन रही थी और घुटने ऐसे कांप जाते थे जैसे अभी उसको मिर्गी पड़ने वाली हो। शहर में दंगे चलते चलते 4 दिन हो चुके थे। सुबह कुछ देर के लिए कर्फ्यू खुलता और शाम को कुछ देर के लिए। लोग सुबह शाम रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान खरीदते और जल्दी जल्दी अपने घर जाके बंद हो जाते। और कुछ लोग जल्दी जल्दी मार काट करते, लूटपाट करते और कुछ लाशें गिराकर वापस अपने घर में चले जाते। गर्म गर्म खबरें और गरगम लहू मुंबई ने मुसलसल बह रहा था। लेकिन रेडियो और टीवी बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। हालात नॉर्मल हो रहे हैं ये साबित करने के लिए ट्रेनें भी जारी कर दी गई थी। ज़्यादातर डिब्बे खाली थी, पर पटरियों पर जब रोशनी पड़ी तो 4 दिन के जमे हुए अंधेरे में थोड़ी सी हरकत हुई। पटरियों के आसपास जो बस्तियाँ थी उसमें अगर ट्रेन के चलने की सरसराहट हुई तो उम्मीद बंधी कि कुछ हलचल होगी। यासीन भी यह आवाज़ सुनता और देखता भी कि ट्रेनें चल पड़ी है। शाम होने तक आई तो उसका सब्र जवाब दे गया। दिन खत्म होते ही जब कर्फ्यू खुला तो वो अंधेरी स्टेशन जा पहुंचा। स्टेशन पर कोई भीड़ थी नहीं, पर ट्रेन के आने का इंडिकेटर लगा हुआ था। ट्रेन बहुत आहिस्ता से स्टेशन में दाखिल हुई। कुछ लोग थे ट्रेन में, पर यासीन को समझ नहीं आया कि किस डब्बे पर चढ़े, क्योंकि इलाका तो हिंदुओं का था। क्या अगर कोई उसे मार दे। वो प्लेटफॉर्म पर रुका रहा। जब ट्रेन चली तो वो फट से एक डब्बे में चढ़ गया। उसने वही डिब्बा चुना था कि जिसमें कोई ना हो। वो डब्बे में चढ़ा, आसपास देखा और कोने की सीट में दुबक कर बैठ गया। ट्रेन जब चली तो उसकी सांस में सांस आई। अचानक दूसरी ओर से एक मुंडी प्रकट हुई। यासीन के तो होश उड़ गए। घुटनों में फिर से मिर्गी दौड़ने लगी। झुककर सीट के नीचे छुप गया कि अगर वो इंसान उसके सामने आए तो सीट के नीचे छुप जाए या फिर उठ खड़ा हो और पोजीशन ले ले। डिब्बे का दरवाज़ा भी दूर था और चलती ट्रेन से नीचे गिरने में मौत के अलावा कोई डर भी नहीं था। और अगर धीमी हो भी जाए तो वो इंसान
अचानक वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने आसपास देखा। उसके चेहरे पर डर की कोई रेखाएं नहीं था। वो यकीनन हिंदू था। ये यासीन का पहला रिएक्शन था। वो आदमी टहलता हुआ ट्रेन के दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ। वो थोड़ी देर तो वो ट्रेन के बाहर देखता रहा, फिर जोर आजमाइश करने लगा। यासीन जहाँ छुपा था वहाँ से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कभी वो इंसान कुछ उठाता, कभी पटकता, कभी खींचता, और कुछ देरों में वो जंग आलूद दरवाज़ा घिसट के बंद हुआ और ज़ोर की आवाज़ हुई। अच्छा हुआ यासीन की चीख नहीं निकली, पर वो इंसान खुद भी चौंक तो गया था उस आवाज़ से। यासीन को सब शक हुआ कि कहीं इस इंसान ने देख तो नहीं लिया या हट पा गया हो, और उस शख्स की जोर आजमाई ने उसे बहुत डरा दिया था। अगर आमना सामना हो जाए तो क्या वो उससे लड़ पाएगा? वह शख्स टहलता हुआ दूसरे दरवाजे की ओर गया और वहाँ खड़ा रह गया। ट्रेन जोगेश्वरी का एक स्टेशन फलांग गई। गाड़ी रुक जाती तो वो उतर जाता, पर ये तो कर्फ्यू का इलाका था, वहाँ ट्रेन रुकी नहीं। कर्फ्यू का इलाका ही ज़्यादा सेफ होता शायद, क्योंकि वहाँ पुलिस और अब तो फौज भी थी, पर पुलिस की ज़्यादा कोई सुनता नहीं था। हुजूम के लोग अब तो पुलिसों पर सोडा बॉटल की बोतलें और तेज़ाब से भरे बल्ब फेंकने लगे थे। पुलिस जब टीयर गैस छोड़ती तो वो भी हुजूम के लोग गीले रुमाल से उठाते और उन्हीं पर वापस छोड़ देते। साकिनाका में जब वो बेकरी जली कि जहाँ वो काम करता था, तब क्या किया था पुलिस ने? बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। लोग जान बचाकर भागे थे। वो तो अच्छा हो भाऊ का कि उसने उसका गमछा पकड़ा और जोर से खींच के चाय के बगल वाले बाकड़े के अंदर खींच लिया। भाऊ तो हिंदू था, वो क्यों भाग रहा था? भाऊ कह रहा था, जब हुजूम के सर पे खून सवार हो तो नाम पूछने के लिए नहीं रुकते। उनकी प्यास या खून से शांत होती है या आग से। जला दो, बुझा दो, नेस्त नाबूद कर दो। उनका गुस्सा तभी शांत होता है कि जब उनके सामने कुछ भी ना हो। दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने चौंका दिया उसे। डब्बे के एक तरफ के दोनों दरवाजे उस शख्स ने बंद कर दिए थे, और उस तरफ काफ़ी देर तक देखता रहा था वो कि जहाँ यासीन छुपा हुआ था। वो वापस से कपकपा गया। ये आदमी दरवाजे क्यों बंद कर रहा है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ? क्या मुझे यहीं मारकर खून से लिथड़ी लाश यहीं पर छोड़कर अगले स्टेशन पे उतर जाएगा? और उस आदमी की चाल में पहले से ज़्यादा विश्वास था। वो आहिस्ता आहिस्ता यासीन जिस तरफ बैठा था उस तरफ बढ़ने लगा। यासीन को और डर लगने लगा। उसकी सांसें रुक रही थी। उसको डर था कि वही कहीं वो खांस ना दे या कहीं वो छींक ना दे। वो इंसान दूसरी तरफ जाकर दरवाजे की ओर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से रेलिंग पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ जेब में था। ये हाथ जेब में क्यों है? उसके जेब में क्या होगा? चाकू या बंदूक? कहीं हमला तो ना कर दे। गाड़ी अचानक से धीमी हुई। एक प्लेटफॉर्म आया था। उसने बहुत चाहा कि कोई इंसान चढ़ जाए, पर स्टेशन पर बहुत सन्नाटा था। उसने सोचा कि वो दूसरी तरफ से उतरकर भाग जाए, पर जहाँ वो बैठा था वहाँ से वो ट्रेन से उतरकर भागने में तो वो इंसान उसको चाकू से मार देता। वो छुपा रहा। वो इंतज़ार करने लगा कि कोई आए, पर कौन आएगा? हिंदू या मुसलमान? एक और हिंदू ही सही। शायद वो भाऊ की तरह थोड़ा रहमदिल इंसान हो। कैसे अपना जनेऊ पहनाकर भाऊ उसे अपनी कोठी तक ले गया था। उसने कहा था कि मैं मराठा हूँ, रोज़ गोश्त नहीं खाता, तुम कहो तो ले आऊँ। हलाल वलाल मैं समझता नहीं हूँ, और सब्जियों की हालत तो ये है कि वो सड़ रही है पड़ी पड़ी बाज़ार में, पर ख़रीदने वाला कोई नहीं है। लूट सको तो चाहे जितनी ले आओ। और रेडियो बार बार यही कहता था कि हालत नॉर्मल हो रहे है। हालत नॉर्मल है ये साबित करने के लिए कुछ इलाकों में बसें भी जारी कर दी थी।
आज 5वां दिन होगा कि जब वो अपने घर से गायब था। अब तो उसकी तलाश शुरू हो गई होगी। उसे डर था कि फातिमा कहीं उसको ढूंढने के लिए उस बेकरी के पते पर ना चली जाए। वो जिस खोली में रहा था वहाँ से ट्रेन की पटरियाँ भी नज़र आती और ट्रेन भी दिखा करती। गाड़ी एक धचके से चली और यासीन खोली से आधम का अपने रेल के डिब्बे में। वह सब एक हाथ से रील पकड़े था और आराम से खड़ा था। गाड़ी थोड़ी दूर सरकती और वापस रुक जाती। इतनी धीरे से चल रही थी और यासीन ने सोचा ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रही? ट्रैफिक तो है नहीं पटरियों पर। गाड़ी धीरे से चलती रही और जहाँ आकर रुकी वहाँ नीचे भायंदर का पुल था और नीचे समंदर। वही जगह जहाँ से लाशों के मिलने की खबरें अक्सर अखबार में छपा करती थी। यासीन का दम घुटने लगा। इस खौफ में उसका जीना मुश्किल था। और वो शख्स जेब से हाथ क्यों नहीं निकालता? ये निश्चित है कि वो हमला करने वाला है, पर कुछ करता क्यों नहीं? वो अचानक से अपनी सीट से उठा और उस इंसान के सामने खड़ा हो गया। वो शख्स चौंका और अपना हाथ उसकी जेब में डाला। पता नहीं यासीन के जहन में कहाँ से इतनी हिम्मत आई और उसने उस शख्स को दोनों टांगों से उठाया, या अली कहते हुए उसको समंदर में फेंक दिया। वो इंसान जब गिर रहा था उसके मुंह से एक चीख निकल गई, अल्लाह। यासीन खड़ा रहा। ट्रेन चल दी। क्या वह इंसान भी मुसलमान था? यासीन उस दिन फातिमा को कह रहा था, अगर ऐसा ना होता तो मैं भी अपने मुसलमान होने का क्या सबूत देता? क्या नंगा हो जाता? धीरे से समझेगा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों में से कितनों ने दहेज का लेन देन देखा है? अपने परिवार में, अपनी शादी में या अड़ोस पड़ोस में? सबसे पहला हाथ मेरा उठेगा। अच्छा, मुझे लगता था गुजरात की हालत काफ़ी अच्छी है, पर यहीं भी बंटाधार है। चलिए ठीक है। हाँ, वो अलग अलग नाम है और गुजराती में गिफ्ट तोहफे देना अच्छी बात है, पर जब वो नहीं, ठीक है, मैं उस पर धीरे धीरे आऊँगी। चल, दहेज विरोधी कानून तो हमारे देश में कब का बन चुका है, पर यह प्रथा जाने का नाम नहीं लेती। और अगर आप सोचते हैं कि दहेज का नाम नहीं लिया जाता और तो वहाँ दहेज नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आज भी उसको तोहफे, आशीर्वाद जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। तो उसी पर एक कहानी है, हिसाब किताब। बाबू दीनानाथ ने अपने बेटे श्रवण कुमार की शादी मास्टर राम कुमार की बेटी उषा से तय कर दी थी। मास्टर राम कुमार बड़े खुश थे। उसने बेटी को पढ़ा लिखा कर एमए कराया, अच्छी तालीम दी। और तो और जब उषा ने नौकरी करनी चाहिए तो उन्हें बिल्कुल भी हर्ज नहीं हुआ, फ़ौरन इजाज़त दे दी। पर उन्हें सिर्फ एक डर था कि कहीं कोई वर अपने लिए ना चुन लाए। पर उस मामले में भी उषा ने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। उल्टा जब एक दो बार उसकी शादी की बात चली तो उसने सर झुका के कह दिया था, अब जो भी मेरे लिए करेंगे मेरे सर आँखों पर। उषा को नौकरी करते 3-4 साल हो चुके थे, लेकिन घर का बोझ तो उसने संभाल लिया था, लेकिन मास्टर राम कुमार पर उसका बोझ बहुत बढ़ रहा था। उषा के रिश्ते की बात कहीं जगह चली और टूट गई। हर जगह उसके दाम लग जाते। कोई 50,000 दहेज मांगता, कोई 1 लाख, और जिसको कैश नहीं चाहिए था वो कहता था उसके बेटे के नाम से गाड़ी या स्कूटर। वो कहते थे कि हाँ हाँ, सोना जेवर तो आशीर्वाद की बात है और आपकी बेटी ही तो पहनेंगी आगे जाकर। और सच बताऊं तो अच्छा बुरा वक्त किस पर नहीं आता।
देर सवेर ये माँ बाप का आशीर्वाद ही तो काम आएगा। मास्टर रामकुमार की सोच को दीमक लग गई, उनकी उधेड़ बुन खाने लगी। 5-10 हज़ार की बात होती तो मांग तांग कर लेते, पर इतना दहेज देना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने तो जो कमाया था बेटी की पढ़ाई में लगा दिया था। बस कर एक सिर्फ घर था, वो बेच दे तो पैसा आ जाए, पर अगर घर बेच दे तो सर कहाँ छुपाए। उतने में एक दिन दीनानाथ मिल गए। दीनानाथ की बोर्ड रंगने और लिखने की एक छोटी सी दुकान थी, पर व्यापार खूब अच्छा चलता था। आजकल आए दिन रास्तों के नाम बदलते रहते थे और फिर दुकानों और घरों के नाम नंबरों की संख्या भी कम ना थी। और उनकी म्यूनिसिपल कमेटी में काफ़ी पहचान थी। थोड़ी सी मुट्ठी गर्म की और ऑर्डर मिल गया। उन्होंने 4-5 वर्कर रखे हुए थे और उनका एकलौता बेटा श्रवण कुमार कामकाज संभालता भी काफ़ी अच्छा था। अब तो उसने हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी भी अपनी दुकान पर रख छोड़ी थी। मास्टर राम कुमार अपनी स्कूल के लिए एक बोर्ड लिखवाने लाए थे। लफ्ज़ों की बनावट वो चौक से लिखा कर लाए थे, जो काफ़ी सुंदर थी। दीनानाथ ने पूछा, ये किसने लिखा है? मेरी बेटी ने, स्कूल में ड्राइंग किया करती थी। अब क्या करती है, पढ़ती है? नहीं, ग्रेजुएट है, सर्विस करती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और जब बोर्ड लेने गए तो बहुत देर तक बातचीत हुई थी। दीनानाथ के ख्यालात से रामकुमार बड़े खुश थे। वो कहते थे, मेरा तो कहना है मास्टर साहब कि औरतों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बल्कि नौकरी भी करनी चाहिए। उनको रसोई घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ खड़ा नहीं होना चाहिए, चलना और भागना भी चाहिए। अब यही देखिए ना, श्रवण की माँ को अगर घर से लाना होता है तो किसी को लेने जाना पड़ता है, डबल किराया लगता है। कैसी पिछड़ी हुई बात लगती है ये। दोनों में जम गई। एक दिन दीनानाथ रामकुमार के यहाँ चाय पीने गए। उषा से भी मुलाकात हो गई। फिर एक दिन मास्टर रामकुमार दीनानाथ के यहाँ खाने पर गए। उषा भी थी। दोनों परिवार में जम गए। फिर एक दिन मास्टर रामकुमार ने अपनी बेटी उषा की शादी श्रवण कुमार से तय कर दी। दोनों घर बहुत खुश थे। मास्टर रामकुमार अपनी बेटी उषा से कह रहे थे, देखो ना आजकल ऐसे लोग मिलते हैं। अरे ऐसा पति मिले तो मिले, ऐसे ससुर मिलते हैं कहीं। वो तो कहने लगे कि मुझे एक घेले का दहेज नहीं चाहिए, आप 3.5 जोड़ों में लड़की भेजो और लड़की आराम से यहाँ आपकी सर्विस करती रहेगी। उन्होंने तो ये तक कहा कि मेरी तो शर्त है कि उषा अपनी नौकरी के साथ ही मेरे घर की बहू आए, मुझे रसोई घर की बांदी नहीं चाहिए। और यहाँ दीनानाथ अपनी बेटी को समझा रहे थे, नाराज़ की होती हो भाग्यवान, तुम्हारा लाया सोना क्या बचा? कुछ दुकान में लग गया और कुछ टैक्स में। हम तो जीता जागता सोना लेकर आए हैं, समझो पेंशन बन गई। 1400 रुपया महीना तनख्वाह लाएगी और 1200 रुपया वर्कर कम हो जाएगा। क्यों? गुजराती में एक कहावत है कि अंग्रेजी बोतल में देसी दारू, कुछ ऐसा ही। ये कहानी भी विभाजन के दौर की है कि हर धर्म के इंसान को आज भी लगता है कि उसका धर्म श्रेष्ठ है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर जब वो सोचने लगे कि उसका धर्म, उसके रीति रिवाज श्रेष्ठ है और दूसरों के रीति रिवाज घृणास्पद, तब दिक्कत होने लगती है। ये सोच किसी भी इंसान की जान लेने के लिए समर्थ है, लेकिन कई बार मरने के बाद भी वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी ही एक मृत्यु की कहानी है धुआं। बात सुलगी तो बड़ी धीरे से थी, पर हौले हौले पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई और 7 बजे तक रो धो के चौधराई ने होश संभाल लिया और उसने सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलवाया और नौकर से ताकीद की कि किसी को ना बताए।
नौकर जब मुल्ला खैरुद्दीन को अपने ख्वाबगाह की तरफ ले गया तो उसने देखा कि चौधरी की लाश बिस्तर से उतार दी गई थी। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लिपटा हुआ एक सफ़ेद जर्दी माइल चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद भौवें और काले सफ़ेद लंबे बाल। मुल्ला ने देखते ही कुछ रस्मी जुमले कहे। अभी मुल्ला ठीक से बैठा भी नहीं था कि चौधराइन उसका वसीयतनामा लेके आई। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफनाया ना जाए, उनको चिता पे रखकर जलाया जाए और उनकी राख उनकी नदीम में छोड़ दी जाए कि जो उनके खेत सींचती थी। मुल्ला पढ़ के चुप रहा। चौधरी ने दीन मज़हब के लिए काफ़ी काम किए थे। हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे, मस्जिद का कच्चा मकान पक्का करवा दिया था, और तो और हिंदुओं के स्मशान की इमारत भी पक्की करवाई थी उसने। अब कई वर्षों से बीमार तो पड़े थे, लेकिन अब भी रमज़ान के दिनों में इफ्तारी का इंतज़ाम उन्हीं की तरफ से हुआ करता था मस्जिद में। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके। मुल्ला को वसीयत पढ़ के हैरत हुई कि कहीं कोई झमेला ना खड़ा हो जाए। वैसे भी मुल्क की फ़िज़ा आजकल बड़ी ख़राब थी। हिंदू कुछ ज़्यादा हिंदू हो गए थे और मुसलमान कुछ ज़्यादा ही मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि स्मशान में इन्हें जलाने का इंतज़ाम हो जाए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन उनको नहीं बुलाया कि कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बखेड़ा खड़ा हो ही गया। मुल्ला खैरुद्दीन पंडित रामचंद्र से मिला और उसे कहा कि तुम चौधरी को अपने स्मशान में जलाने की इजाज़त हरगिज़ मत देना। चौधरी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, तरह तरह के लोग तरह तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। इलाके के मुसलमान अगर भड़क गए तो। रामचंद्र ने भी कहा कि मैं कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता, मैं उसे अपने स्मशान में जलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। बात जो सुलगी थी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल ईमान का है, सारी कौम, कम्युनिटी और मज़हब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने पति को दफन करने की बजाय जलाने को तैयार हो गई? क्या वो कुरान के आयत नहीं जानती? कुछ लोग ने चौधराइन से मिलने की ज़िद की। वो लोग चौधराइन के पास गए और कहा कि क्या ये सही है कि आपने चौधरी जी को जलाने का फ़ैसला किया है? चौधराइन ने कहा, जी हाँ, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। अब मर गए हैं, मिट्टी ही तो है, जला दो या दफन कर दो। पर अगर जलाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है? एक साहब बड़े तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि आपको शांति मिलेगी उनकी लाश को जलाकर? जी हाँ, चौधराइन ने कहा, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे चैन पड़ेगा। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी और बढ़ने लगी। जिस बात को वो सुलह समझ से टाल देना चाहती थी, वो धीरे धीरे आग पकड़ रही थी। चौधरी की इस ख्वाहिश के पीछे कोई एजेंडा नहीं था। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि जब हूँ तो हूँ, जब नहीं तो कहीं नहीं। जिंदा थे तब भी उन्होंने चौधराइन से उसके बारे में बात की थी, पर जिंदा जीते जीते तो कौन ही इन बातों का ख्याल रखता है। चौधराइन ने एक बार बीरू को भिजवा के पंडित रामचंद्र को बुलाने की भी कोशिश की। पंडित जी तो मिले नहीं, पर उनके चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ के चौधरी जी को तिलक ज़रूर करेंगे। अरे भाई, जो मर चुका है उसका धर्म कैसे बदलेगा? अरे तुम बहस तो करो ही मत। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम गीता के श्लोक पढ़े बिना उनको मुखाग्नि दे दें। अगर ऐसा हुआ तो चौधरी जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो तुम्हें भी परेशान करेगी और हमें भी। चौधरी साहब के बहुत एहसान है हम पर, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने उसे देख लिया।
पन्ना ने मस्जिद में जाकर खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी वो फिर भड़क उठी। 4-5 मुसलमानों ने तो उनका फतही फैसला सुना दिया। चौधरी साहब के बहुत एहसान है हम पर, हम उनकी आत्मा को ऐसे भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पीछे उनकी कब्र खोदने का भी इंतज़ाम करवा दिया गया। शाम होते होते कुछ लोग हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर उनका वसीयतनामा ले लेंगे। फिर वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो चौधराइन कर भी क्या लेगी। चौधराइन ने ये बात सूंघ ली थी। उसने वसीयतनामा तो कहीं छुपा दिया था और लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने बोला कि मुल्ला खैरुद्दीन ने पढ़ी है वसीयत, उनसे जाके पूछ लो। और उसने मना कर दिया तो कुरान शरीफ पर हाथ रख के मना करे तो देख लूँगी, दिखा दूँगी, वरना क्या, वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है, ये भी वाजे हो गया। हो सकता है चौधराइन ने शहर से पुलिस और वकीलों को बुलवा लिया हो और रात को खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती है। किसी ने कहा कि उसने एक घुड़सवार को शहर की ओर जाते देखा था। उसने अपना मुंह और सर साफे से ढांक रखा था। एक जनाब तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने चौधरी के अस्तबल से भी वो घोड़ा निकलते देखा था। और किसी ने तो ये भी कहा कि हवेली के पीछे के भाग में उसने पेड़ कटने की आवाज़ ही नहीं सुनी पर एक पेड़ गिरते भी देखा है। चौधराइन सही उन्हें लगा कि चौधराइन अपनी हवेली के पीछे के भाग में मुल्ला को चिता देने की तैयारियां कर रही है। कल्लू ने ये बात सुन ली। वो भड़क उठा। बुज़दिलों, आज एक मुसलमान को जलाया जाएगा और तुम आग की लपटें देखोगे। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी कोई चीज़ है। मज़हब से अजीज़ तो माँ भी नहीं होती यारो। 4-5 साथियों को लेकर वो हवेली के पिछले दरवाजे से आ धमका। चौधराइन चौधरी के लाश के पास बैठी थी। वो चौंकती उससे पहले एक कुल्हाड़ी उसके सर पे आ गिरी। चौधरी की लाश को उठवाया गया और मस्जिद के पिछवाड़े ले जाया गया और उनको वहाँ दफन कर दिया गया। सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा, मर गई क्या? सर तो कट ही गया है, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और उसने चौधरी की ख्वाबगाह की तरफ देखा। पन्ना बोल उठा, तुम जाओ उस्ताद, मैं तुम्हारे जिगरे की बात समझ गया हूँ, सुबह तक सब काम हो जाएगा। कल्लू निकल गया। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान को छुट्टी लपटें उठ रही थी तो सारा मोहल्ला धुएं से भरा था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दा दफन हो चुके थे। हमें स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हुए तो अरसे हो गए हैं। आज हम कहते हैं कि नारी पुरुष का कंधे से कंधा मिला के चल रही है, पर क्या सचमुच ऐसा है? वो आज भी मोहतात है इजाज़तों की, कभी उसके बाप की, कभी उसके पति की और कभी उनके बेटों की। ऐसी ही एक कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम है मर्द। वो परेशान थी। उसका पेट थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था।
कप्पू हॉस्टल से आने वाला था, पर अगर उसने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी। वो ऐसे डर रही थी जैसे कप्पू उसका बेटा नहीं खाविंद हो। औरत कुछ भी करे, जवाब उसको देना ही पड़ता है, कभी बाप को, कभी खाविंद को, कभी बेटे को। बख्शी ने तो कभी कोई सफाई नहीं दी थी जब वो कांता से मिलने लगा था। उल्टा जब उसने एक दो बार पूछ लिया था तो घर के बर्तन टूटने लगे थे, कभी कभार हाथापाई भी हो गई थी। उन्होंने फैसला किया कि कप्पू को नैनीताल हॉस्टल में भेज दिया जाए ताकि वो बर्तनों के टूटने के मंजर में घर का टूटना ना देख पाए। जब कांता मिली बख्शी को तब उसके हवास बड़ी तेज़ी से खराब हुए। फ़ोन की घंटी बजना, घंटी बज के तुरंत बंद हो जाना, फिर बख्शी का फ़ोन करना, बेवक्त दफ्तर का काम निकल आना, ये सारी अलामतें वो जानती थी। बख्शी घर से गायब रहने लगा। दफ्तर के दौरे तो बहाने थे। वो जानती थी कि बख्शी कब, कहाँ, किस होटल में है। 1 साल के अंदर अंदर तो 2 बार बैंक में नौकरी भी कर ली, पर सफाई फिर भी देनी पड़ी थी, बख्शी को भी और उसके बाप को भी। लेकिन बख्शी ने उसके बाप को मनाने में मदद की थी, क्योंकि वो भी जानता था एक तनख्वाह में 2 घर चलाना आसान नहीं होगा। बाप ने जब रमा से पूछा कि तुम दोनों में कोई फ़र्क आ गया है क्या, तब रमा ने कहा था कि नहीं डैडी, यूँ तो छोटी मोटी बातें तो गृहस्थी में चलती रहती है, और कप्पू के हॉस्टल जाने से मैं बड़ी अकेली रहने लगी हूँ, तो अब बैंक में नौकरी करके मेरा भी मन बहल जाता है। उसके बाप ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि कपिल को कभी कभी भेज देना नाना नानी के पास। दोनों जी हजूर कह के वापस आ गए। सफाई देनी और छोड़नी दोनों ने छोड़ ही दी थी। अब जब बात समझ में आई गई है तो क्या ही सफाई देना। दोनों ने फैसला किया कि दोनों सुलह से अलग हो जाएंगे। लेकिन सवाल कप्पू का था, उसे कैसे समझाएंगे, आखिर था तो बच्चा ही। उस वक्त 9 बरस का था। रमा के बैंक मैनेजर रमन कुमार ने कई बार बीच में पड़ के उनके बीच सुलह कराने की कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहा। रमा यह जानती थी। रमा से भी ऐसा ही बेतहाशा इश्क किया था बख्शी ने। रमन कुमार ने एक बार कहा था, तुम्हारा रोना तो मैं समझ रहा हूँ, पर बख्शी की बात नहीं समझ में आती। वो कभी भी रोने लगता है। रमा जानती थी कि बख्शी की ये बात गलत हो सकती है, लेकिन झूठ नहीं। तलाक के कागजात कचहरी में दाखिल करते करते 1 साल और बीत गया। कभी कभी वो दोनों अलग अलग और कभी साथ में जाके कप्पू को मिलाते, कभी उसको दिल्ली से बाहर घुमाने ले जाते। और जब कप्पू हॉस्टल से घर आता तो बख्शी ऑफिस के दौरे से दिल्ली से बाहर चला जाता। कप्पू को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसका जहन सिर्फ इतना ही कह पाया था कि पापा पहले की तरह प्यार नहीं करते, मुझसे भी और आपसे भी। अरे हट, ऐसा नहीं है, बस दफ्तर के काम में थोड़ा बिजी रहते हैं, और मैं भी तो अब बैंक में नौकरी करने लगी हूँ। जब तलाक हुआ और कप्पू के कस्टडी की बात हुई तो बख्शी ने ज़्यादा जिद नहीं की। वो जानता था कि कांता की हाजिरी में कप्पू को समझाना बहुत मुश्किल होगा, और वो कप्पू को पर कोई ख़राब असर नहीं लगाना चाहता था। वो कप्पू से मिलने तो जाया करता, पर उसकी माँ से अलहदगी का कोई जिक्र नहीं किया। कांता भी बहुत दिन तक टिकी नहीं, पर अब ना ही बख्शी वापस लौटना चाहता था, ना ही रमा चाहती थी कि वो वापस आए। जो दरार पड़नी थी पड़ चुकी थी, अब उसका भरना नामुमकिन था। इस साल जब कपिल छुट्टियों में घर आया तो उसका तबादला मद्रास हो चुका था। रमा से भी ये ड्रामा और ज़्यादा सहा नहीं गया। वो सोचती रही कि अब जब कप्पू आएगा तो मैं उसे सब सच बता दूंगी। उसको दुख तो बड़ा होगा, बाप से लगाव जो है, पर मैं उसको बहुत समझाऊंगी।
मैं जो हूँ बेटा तेरी माँ, तुझे मना लूँगी, समझा लूँगी। कप्पू आया और उसने माँ को देखते ही बोला, क्या डैडी हमें छोड़ के चले गए माँ? ये सच है? रमा से सहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। कप्पू ने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया। मैं हूँ ना माँ, तेरा बेटा। वो हैरान रह गई। ये बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और आज 2 साल बाद कप्पू वापस हॉस्टल से घर आ रहा था। पिछली छुट्टियों में तो नैनीताल चला गया था उसके स्कूल के दोस्तों के साथ। और वो खुद भी रमन कुमार के साथ वैकेशन करने चली गई थी। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद उसने छुट्टी ली थी। जब होली की छुट्टियों में कप्पू से मिलने गई थी तो उसने बहुत चाहा कि कप्पू को बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। पर आज जब कप्पू आने वाला था तो उसने सोचा था कि आज तो रमन का जिक्र कर ही देगी और लगे हाथों ये भी बता देगी कि उन्होंने चुपचाप कोर्ट में शादी रजिस्टर कर ली है। कुछ महीनों बाद ये भी तो बताना होगा कि बहन चाहिए या भाई। कप्पू जब आया तो सारा दिन अपना पेट छुपाती रही। ढीले ढाले कपड़े, तन से एक पल भी चुन्नी अलग नहीं की। उसको खिलाती पिलाती रही, दुलार करती रही और उसने सोचा कि जब रात को सोएंगे तब कप्पू को सब समझा देगी। अचानक से कांच के टूटने की आवाज़ आई। वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई तो कप्पू ने हाथ जख्मी कर लिया था। कमरे का गुलदान फर्श पे गिरा बिखरा पड़ा था। कप्पू, वो आगे बढ़ी और कप्पू ने धक्का देकर उसे अलग कर दिया। मत आओ मेरे पास। रमा ठीक खड़ी हुई। कप्पू का गला रूंधा हुआ था। उसने कहा कि ये तुम्हारे पेट में बच्चा है ना? रमा के हवास उड़ गए। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। कप्पू ने कहा, किसका बच्चा है ये? रमन अंकल का, बास्टर्ड। उसे कप्पू की नहीं, उसे अपने खाविन बख्शी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका बेटा नहीं, मर्द बोल रहा था। कहानियाँ तो और बहुत है, बट अब समय हो चुका है। बाकी की कहानियाँ आपको रावी पार में मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरी फेवरेट है जो मैंने अभी बताई, और एक और कहानी है जंगलनामा, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। भगवान, हम कहते हैं ना कि इंसान भगवान की बनाई सबसे अच्छी चीज़ है। मेरा मानना थोड़ा अलग है। भगवान अगर हमें बनाने वाला कोई ऊपर है तो आज ज़रूर सर कूट के रो रहा होगा कि किसे बना दिया। वो पूरे जंगल तबाह कर लेगा और फिर एक पेड़ लगा के डींगे हाँकेगा कि प्रकृति की संरक्षा करने के लिए उसने क्या किया है। कहानी है जंगलों के जानवरों की, और जब उनका सामना इंसान हो और इंसान की बढ़ती ज़रूरतों के साथ होता है तो क्या मंजर होता होगा। अंत में है, कहानी ज़रूर पढ़िएगा, और बाकी कहानियाँ भी काफ़ी दिलचस्प है। और ये किताब का गुजराती अनुवाद हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर वार्तालाप पायल। आपने वार्तालाप एक्सप्रेशन के साथ, मैं तो अभी जब भी दीपक भाई बात करूंगी ना पायल की, तो उसको मैं युवा नानी के नाम से, जैसे नानी दादी जैसे एक्सप्रेशन के साथ हमको कैसे कहानियाँ सुनाते हैं, वैसे पायल ने हमको सारी कहानियाँ सुनाई। और गुलजार जी की कहानी, जिनको मैं मेरा ऐसा सोचना है कि वो हिंदी उर्दू साहित्य के झवेरचंद मेघाणी है, क्योंकि उनका जो डीपनेस है, जैसा कि आग, नफरत, ये सबको भी इतना प्यार से और इतना सहज के वो एक्सप्रेस करते अपनी कहानियों में। तो वो सब आपने एक्सप्रेशन के साथ इतना अच्छा यहाँ पे बताया
कि सच में जैसे प्रेमचंद की कहानी हम सुनते थे स्कूल टाइम में और अभी भी हम पढ़ते हैं तो वो सब रिमाइंड होने लगा। तो उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद और इसके लिए हम इसको जोरदार तालियों से। अभी वार्तालाप में प्रश्नोत्तरी राउंड है, तो मैं अनुरोध करूंगी, जैसे दीपक भाई ने बोला कि आप भी हिंदी में ही, क्योंकि आज हमारा माहौल हिंदी माहौल हो गया है, जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हमारी संस्कृति, हम कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लाइब्रेरी की एक स्पेशलिटी है कि हम सब कुछ अपना लेते हैं। जैसे आज हिंदी वार्तालाप, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ, पहले मुझे लगा था कि यार हिंदी में वार्तालाप, अभी तक हमने गुजराती में किया, पर आज जैसे लाइब्रेरी है ना हमारी सयाजी वैभव लाइब्रेरी, वो ऐसी माँ है ज्ञान की कि सबको अपना लेती है। तो जैसे हिंदी का आज हमने जो वार्तालाप किया, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, इतना मज़ा आया, लगा ही नहीं कि पहली बार हमने हिंदी में वार्तालाप किया है। तो हमारी सयाजी वैभव लाइब्रेरी को भी नवरात्रि के दिन पे नत नत मस्तक, और आप सबको मैं अनुरोध करती हूँ कि पायल को पुस्तक के बारे में, गुलजार जी के बारे में, जो इसने इतना डीपली पढ़ा, उसकी कहानी में भी एक फ्लो था, तो आप उसके बारे में हमको यहाँ पे प्रश्न रख सकते हैं। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल सो आज का आपका वक्तव्य धमाकेदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया। और आपके एक्सप्रेशन, जैसे आपकी मैडम ने बोला, तो आपको एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा था। आज सोचूंगी। सही मायने में युवा वार्तालाप लग रहा है, क्योंकि युवाओं की संख्या ज़्यादा है। आप आते रहिए ऐसे ही, और हमारे युवा वार्तालाप को थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए। फर्स्ट शनिवार आपको मालूम है मिलेगा, और आप आते रहिए। और आज सब लोग भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि हम जब कोई विचार रखते हैं तो उसके साथ दूसरे विचार जुड़ जाते हैं, और वो बहुत बहुत स्पेशल होते हैं। आपने सोचा कि मुझे ये वक्तव्य हिंदी में देना, तभी दीपक भाई ने सोचा कि हम लोग इसका संचालन भी हिंदी में करेंगे, तो ये हिंदी दिवस बन गया। और हमारे गुजरात की आन बान शान हमारे नवरात्र, और हमारे देश की आन बान शान ये नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी, दोनों का समन्वय बन के आज का दिन बहुत ही वार्ता बहुत स्पेशल हो रहा है। थैंक यू सो मच, और आपको भविष्य के लिए शुभेच्छाएं। धन्यवाद। हिंदी। शायद मैंने पहली स्टोरी नहीं सुनी, लेकिन मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि पहली स्टोरी यही होगी कि पार्टीशन के टाइम पे जो लोग कुछ सिख लोग जो पाकिस्तान से चले थे, उनमें एक कपल के पास जुड़वा। नहीं, डोंट स्पिल द बीन्स। सॉरी अंग्रेजी। ये जी हाँ, मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि जब जिक्र देखा कि यहाँ पे टाटा हॉल में कॉम्पिटिशन के कुछ कैन या ड्रामास यहाँ पे हुए थे, वो टाइम पे एक ड्रामा का टाइटल था रावी। ठीक है, उसमें जो स्टोरी थी वो यही थी कि वो जो पार्टीशन से वो जब वहाँ से आ रहे थे, तब वो बीच में रावी नदी का पुल आ रहा है, और वहाँ पे एक बच्चा जो मर गया है, वो समझ के उसको फेंक दिया, और उसकी एक अपनी गोद में था। जब वो ब्रिज क्रॉस हुआ, तब जाके पता चला कि वो जो जिंदा बच्चा था उसको फेंक दिया, और जब मरा हुआ बच्चा है उसको गोद में ही लेके, क्योंकि दोनों ट्विंस थे। वही एक स्टोरी का थीम था वो ड्रामा का। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ, वो इसलिए मैंने नहीं कहा, क्योंकि सस्पेंस रखना है कि पढ़ो रावी पार का टाइटल रावी पार क्यों है। ये जो कहानी है, पार्टीशन के समय कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, कुछ हिंदुस्तान से पाकिस्तान, और उस जद्दोजहद में जो बच्चे एक बार क्या हुआ कि 2 बच्चे, उसमें से एक मर गया जुड़ा, और उसके साथ फिर क्या हुआ, ये कहानी है रावी पार। वो आपको पढ़नी होगी खुद से।
और जो पहली कहानी थी वो थी हाबू की आग। वो मैंने शुरुआत थोड़ी लाइट रखी क्योंकि पहले से ऑडियंस डर ना जाए। पढ़िएगा, Just trying to listen. पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप तो बहुत अच्छे रीडर है वैसे भी। सर पहले तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करना था। थैंक यू। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम हिंदी में हम लोग ये वार्तालाप सुन रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा भी लगा कि ये होना चाहिए बार बार। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा ना राजस्थान में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। वो टाइम में क्या था कि हिंदी तो नॉर्मली हम लोग सीखते हैं, जब तक सीख लिया थोड़ा मूवी देख ली तो सीख लिया, बोलना चलना सब सीख लिया। लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम फीलिंग लैक ऑफ वर्ड्स, मीन्स वोकैबुलरी नहीं है मेरे पास, तो क्या करना चाहिए? बेस्ट वे टू रीड द बुक्स, जी है ना? तो मतलब ऐसा लगा कि ये स्टेशन, ये गाड़ी स्टेशन पे इतना रुकेगी तो सीधा बुक स्टॉल पे चला गया, जितनी हिंदी बुक्स मिली अच्छी अच्छी वो उठा के रख ली उधर। ऐसा ऐसा करके मेरे पास अराउंड 50-60 बुक्स हिंदी की हो गई। उसमें से बहुत जी वो किताब है ना वयम रक्षण करके, ठीक है। है ना, आचार्य चतुर्सेन लिखी। तो पूरी कहानी रावण के ऊपर है ना, थोड़ा डिफरेंट है, पता चल जाएगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं भी उस किताब का वार्तालाप करूँगा। मेरे बहुत पहले से मुझे एक इच्छा थी कि करूँगा। आपको धन्यवाद देता हूँ। इतनी सरल भाषा में आपने अत्यंत दिलचस्प जो बयान किया है कहानी का। हम सब जानते हैं कि कहानी बहुत छोटी होती है। यह तो गुलजार है और गुलजार तो इतना अच्छा स्टेप्स लेते हैं, सभी को दिल पहलाते भी हैं और इतनी चोट, गहरी चोट हमें पहुंचाते हैं। कोई ना कोई कहानी हमें कोई ना कोई मैसेज देती है, मैसेज छोड़ देती है। जब हाई स्कूल में मैं पढ़ता था तब हिंदी पहली, दूसरी, तीसरी और विनीत ऐसी कोई ना कोई परीक्षाएं आती थी, तो उसी परीक्षा में कोई न कोई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भी इसमें आती, इतनी रोचक होती थी। तो एक बार तो ऐसा मुझे लगा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानियाँ लिखी है हिंदी मानसरोवर का सभी, तो मैंने एक बार सभी कहानियाँ उसको पढ़ी और ऐसा लगा कि गुजराती में ऐसी कहानी हमें धूमकेतु लिखते हैं, तो धूमकेतु और मुंशी दोनों का कंपैरेटिव स्टडी में पीएचडी क्यों न किए जाए। मैंने थोड़ा सा काम भी किया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि इससे भी कोई बढ़िया काम मैं शुरू करूँ, तो मैंने नॉवेल्स के बारे में भी किया, विजुअल नॉवेल्स के बारे में। तो आज आपने जो यहाँ कहानी सुनी है रावीर पाल की, तो रावीर पाल की कहानियाँ इतनी रोचक है, इतनी बढ़िया है। हमारा बंटवारा जब हुआ तो हमारी कैसी परिस्थिति हुई थी हमने सब देखा है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसी कहानी आदमी को जिंदा जलाया जाए, मुर्दे को दफनाया जाए। इसकी जो अंतिम जो लास्ट सेंटेंस है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। जो शॉर्ट स्टोरी है इसके बारे में धूमकेतु ने जो लिखा है, मैं तो गुजराती में कहूँगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। तो गुजराती में धूमकेतुએ જે વાત કરી છે કે જે વીજળીના ચમકારા પેટે ચમકીને ક્ષણ માત્રમાં તમારી સુતેલી નાગણીઓને જગાડી જાય અને અંગુલી નિર્દેશ કરી જાય, એ દુઃખી વાત। વીજળીના ચમકારા પેટે ચમકી જાય, કંઈક તમને એવી ऐसे ही आपको हृदय में जब चोट लग जाए, हमें कोई घाव लग जाए, वही बात आपने
आनंद आया। खूब खूब आपको धन्यवाद और कल का मैं दिल से उसको धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। ये सबसे पहला वार्तालाप जो हिंदी में है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सयाजी लाइब्रेरी गुजरात से बाहर निकल के अभी नेक्स्ट लेवल इंडियन लेवल के अवार्ड के लिए तैयारी कर रही है। इंडियन लेवल पे उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के ये हिंदी वार्तालाप व्यू में आएंगे। ये स्टोरी है, यूट्यूब में इसके व्यूअर भी बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेवल हम गुजरात लेवल के तो कहीं अवार्ड मिले ही हमें, और नेक्स्ट अभी इंडिया लेवल के अवार्ड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और आगे भी ऐसे वार्तालाप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे होते रहे तो हमें काफ़ी फायदा होगा, इवन कि हमारे व्यूअर्स भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। गुलजार जी की कहानियाँ थी उलझन भरी, पर कहानी को सुनाने वाली थी। अगर विषय से जो भी टीम दिखा दी जाए और उनसे भी अगर पूछा जाए कि क्या करती थी वक्तव्य में, तो वो भी ना ढूंढ पाए। इतना अच्छा आपका वक्तव्य रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शुद्ध हिंदी, हाव भाव बहुत आपके बहुत अच्छे हैं। प्रश्न तो कोई नहीं, पर मैं आपके गुलजार के गजल सुनना चाहती हूँ आपके एक्सप्रेशन के साथ। जी, मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, नॉवल पढ़ती हूँ, गज़ल का मुझे ज़्यादा ख्याल नहीं। उनके गाने बड़े पसंद हैं मुझे, दिल तो बच्चा है जी, जय हो, बीड़ी, बस ये गाने मुझे पसंद है। गज़ल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। कुछ डायलॉग डायलॉग्स के अभी ओवर द टॉप ऑफ द माइंड कुछ नहीं आ रहा। थैंक यू। और कुछ? धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वार्तालाप किया आपने। धन्यवाद। रोहन भाई। आज युवा श्रोताओं की संख्या भी ज़्यादा है, तो जैसे पीछे मैं देख रही हूँ उनके एक्सप्रेशन और इंटरनल जो उन लोगों की बात हो रही है, तो शायद उन श्रोता में से किसी को डायलॉग 100% मालूम है, ऐसा मुझे लग रहा है गुलजार जी के। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही एक आध डायलॉग हमको सुना दो, ताकि लगे कि हमने आज गुलजार जी के बारे में वार्तालाप किया। और मुझे पता है कि वहाँ से एक दो डायलॉग तो आए हैं, इंटरनली डायलॉग डिलीवरी भी हुई है, वो मुझे यहाँ से सुनाई भी दिया और दिखाई भी दिया। तो मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ पे माइक जाने दें, क्योंकि पता है कि वहाँ से डायलॉग डिलीवरी आएगी। संजय भाई। ये लोग अंदर अंदर बात करी। नमस्कार, હું ગુજરાતી બોલું। દહેજની વાત કરી હતી મેડમ, દહેજ हाँ हाँ હું ચૌધરી પરિવારમાંથી આવું બનાસકાંઠા જિલ્લો બનાસકાંઠા, તો અમે દહેજ જોયેલું કેવી રીતે આપે છે, પણ અમારે તો છોકરો નહીં છોકરીને આપવું પડે। मैं જોઈ છે આ પ્રેક્ટિસ, આઈ એમ અવેર। અહીંયા પ્રોપરલી અલગ છે, જોબર બી અલગ છે, તો ભાઈ ચલો છોકરા આપી અને હાલની તારીખની અંદર અમારે ત્યાં બહુ આગળ જતું રહ્યું આ દહેજ પ્રથા, છોકરી છોકરા બાબત સરકારી નોકરીની અંદર છોકરી નહીં મળે, એમને જ નથી મળી, એમને જ નથી મળી। પછી પૈસા બાબતે વાત છોડો, 30 લાખ એટલે એ મેડમ સરસ કર્યું યુવા મજા આવ્યો। એમને કોઈ એના માટે રાડી પાડવાનું જાઓ। उन्होंने बात की कि लड़की वाले अब दहेज लेते हैं, और बात सही है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि लड़की वाले दहेज देते नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि इंसान कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया है, अब इंसानों को भी कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करता है। डिमांड सप्लाई वो तो आप समझते ही होंगे, मांग और गुजराती में हम पुरवठो कहते हैं, अब हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा।
तो पहले था कि भाई लड़कियां ज़्यादा थी, क्योंकि लड़कियां बहुत पैदा करते हैं, लड़की की लाइन लगा देते कि लड़का चाहिए, तो लड़कियां ज़्यादा थी तो लड़की वाले दहेज देते। और अब उल्टा हो गया, अब सबको लड़का चाहिए, अब लड़के बहुत है, लड़कियां नहीं है, तो अब सप्लाई लड़कियों की कम हो गई है, तो प्रथा उल्टी हो गई है। इंसान कुछ ज़्यादा समझदार हो उसके साइड इफ़ेक्ट है ये सब, और कुछ नहीं। धन्यवाद पायल। और वार्तालाप को यहाँ पर समापन करने के लिए मैं दीपक भाई को अनुरोध करूँगी। और इसीलिए हम ये युवा वार्तालाप जो हमारी समाज को जो प्रेरणा मिलती है ना, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। नवसारी में ये वार्तालाप का जो प्रयोग हो रहा है वो इसीलिए है कि ये दहेज प्रथा के बारे में, स्त्री सशक्तिकरण के बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। तो धन्यवाद। और दीपक भाई आपको अनुरोध है कि अभी वार्तालाप का समापन कीजिए। धन्यवाद सबको। 7:25 हुई है। 7:30 को हम ये वार्तालाप समाप्त करेंगे। मात्र 5 मिनट आप शांति से बैठिएगा। फिर एक बार पायल जी को जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी और हृदय द्रावक कहानियों को लेके वे आज यहाँ उपस्थित हुई है। सच में बहुत आनंद आया है। पायल जी के आभार के बाद आप सब श्रोता मित्र, आज तो 50 से भी ज़्यादा श्रोतागण यहाँ उपस्थित थे और उसमें भी 30 से ज़्यादा तो सब युवा मित्र पूरे 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सबके लिए भी हम जोरदार ताली बजाते हैं। मित्रों, मैं मानता हूँ कि 21वीं सदी में जब सबका समय अति मूल्यवान है, तब जो समय दान करता है वो सबसे बड़ा दानी माना जाना चाहिए। तो आपने जो 1.5 घंटा ये कार्यक्रम को दिया, आपने जो आपका 1.5 घंटा का समय ये वार्तालाप को दान दिया, इसलिए फिर एक बार हम आप श्रोताओं, सभी श्रोताजनों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अभी अंत में एक छोटी सी जाहरात है। अगले महीने का पहला शनिवार 2 नवंबर आती है तारीख। उस दिन नया साल है, तो दीपावली की छुट्टियां होंगी लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी बंद रहेगी, तो उस दिन युवा वार्तालाप नहीं होगा। उसके बाद का महीना दिसंबर में 7 दिसंबर तारीख आती है, शनिवार शाम को 6 बजे। युवा वार्तालाप में ये पुस्तकालय की ही एक बेटी, जिसका नाम है उमा पारेख, जो पहले स्कूल में पढ़ती थी तब उसने बाल वार्तालाप दिया था। अब वो कॉलेज में आ गई है, तो अभी वो युवा वार्तालाप देने वाली है। पुस्तक भी उसने बहुत सुंदर पसंद किया है, द एकॉर्डियन प्लेयर। उसके लेखक है इचाक के एडिजस। इचाक जो नाम है वो बहुत ही फेमस है और आजकल युवा पीढ़ी उनको बहुत पढ़ रही है। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मैं उस पुस्तक का नाम फिर से दोहराता हूँ, द एकॉर्डियन प्लेयर। तो उसके ऊपर वार्तालाप होगा। आप उसमें 7 दिसंबर शनिवार शाम 6 बजे अवश्य आइएगा। और अंत में आज पायल की जो सच्चे और अच्छे दोस्त करिश्मा भाटिया, रोहन पारेख बहुत दिनों के बाद स्पेशल ये पायल का वार्तालाप सुनने को आए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। हमारी जो टीम है युवा वार्तालाप की, वो सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को दशहरा, दीपावली और नूतन वर्ष की एडवांस में शुभकामनाएं। आज का ये वार्तालाप यहीं पे समाप्त होता है। शुभ रात्रि। जय माता जी। अस्तु।